अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो नाज़रीन, आज मैं आपके सामने इस्म की पहली तकसीम को लेकर हाजिर हुआ हूँ। जैसा कि हमने इससे पहले बयान किया था कि अज्ज़ाए कलाम यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच उर्दू के अंदर में 6 हैं, जिनमें से पहली किस्म इस्म, दूसरी वाली किस्म फ़ेल, तीसरी वाली हर्फ, चौथी वाली ज़मीर, पांचवी वाली सिफत और छठी वाली मुताल्लिक़ फ़ेल थी। इसकी तफसीलात बयान की जा चुकी हैं। अब हम आपके सामने इस्म की, जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच की अज्ज़ाए कलाम की पहली किस्म है, उस पर डिस्कस करने जा रहे हैं। आपको जानना चाहिए कि इस्म की 4 किस्में हैं। ये सबक भी बयान किया जा चुका है। वो 4 किस्मों में से पहली किस्म इस्म की बनावट के लिहाज से, दूसरी वाली किस्म इस्म की जिनस के लिहाज से, तीसरी वाली इस्म की किस्म तादाद के लिहाज से और चौथी वाली किस्म मानों के लिहाज से थी। आज हम आपके सामने इस्म की बनावट के लिहाज से कितनी किस्में हैं, उन पर हम कुछ तफसीलात बयान करने जा रहे हैं। तो नाज़रीन, आप देख पा रहे हैं कि इस्म की बनावट के लिहाज से 3 किस्में हैं। इसमें पहली वाली किस्म जामिद, दूसरी वाली किस्म मस्दर और तीसरी वाली किस्म मुश्तक है। हम इसकी तारीफ बयान यूं करते हैं कि पहले आप इस तरह इशारों में समझ पाएंगे। इसमें दोनों साइड में हमने क्रॉस लगाया है, दाहिने साइड में भी क्रॉस है, बाएं साइड में भी क्रॉस है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जामिद वो इस्म कहलाता है जो खुद किसी कलमे से नहीं निकला हो पर उससे दूसरे कलमे भी ना निकलते हो। फिर मैं रिपीट करता हूं आपके सामने, जामिद वो इस्म कहलाता है जो किसी कलमे से ना निकला हो, ना बना हो और ना उससे दूसरे कलमे बनते हो। इसलिए हमने यहां पर क्रॉस लगाया, यहां भी क्रॉस लगाया है। मतलब क्या है? जामिद वो इस्म होगा जिसका ना बाप होगा ना जिसका कोई बेटा होगा। ये जामिद की किस्म है। हम इसकी तारीफ लिखते हैं, जामिद वो इस्म कहलाता है जो खुद किसी कलमे से न बना हो और न इससे दूसरे कलमे बनते हों। मिसाल के तौर पर आसमान, जमीन, चांद, कॉपी, कलम वगैरह। तो नाज़रीन, आप देख पा रहे हैं कि ये सारे के सारे वो इस्म है जो किसी भी कलमे से नहीं बना और इससे दूसरे कलमे बनते भी नहीं है। यहां रुककर हम आपको ये बात बताते चले कि हम ये जो बातें जो कर रहे हैं, इन बातों का ताल्लुक वर्ड से है, लफ्ज से है। लफ्ज आसमान, लफ्ज जमीन, लफ्ज चांद, लफ्ज कापी और लफ्ज कलम, ये जो लफ्ज है, ये लफ्ज किसी भी कलमे से बनकर नहीं आया और न ये किसी दूसरे कलमे से बनते हैं। हकीकत की तरफ मैं नहीं जा रहा हूं, वरना हकीकत में तो किसी न किसी चीज से बने हैं, कोई ना कोई मटेरियल उसमें लगा है, तभी जाकर के वो चीजें वजूद में आई हैं। पर हमको हकीकत से यहाँ पर डिस्कस नहीं करना है। हमें जो डिस्कस असल जो करने जा रहे हैं वो अल्फाज के साथ है। लफ्ज आसमान, जमीन, चांद, कलम, किताब, कापी, ये सारे के सारे वो इस्म कहलाएंगे जो ये लफ्ज किसी भी कलमे से नहीं बना और नहीं से दूसरे कलमे बनते हैं। तो ये आपके सामने में जामिद है।
اب ہم آپ کے سامنے میں دوسری قسم جو اس کی ہے وہ بیان کر رہے ہیں. دوسری والی قسم جو ہے وہ ہمارے سامنے میں مصدر ہے. مصدر وہ اسم کہلاتا ہے جو خود کسی کلمہ سے نہ بنا ہو پر اس سے دوسرے کلمے اس سے مراد ہے مشتق بنتے ہوں. مثال کے طور پر کھانا، پینا، رونا، ہنسنا وغیرہ. تو ناظرین آپ دیکھ پا رہے ہیں کہ مصدر جو ہے وہ اسم کہلاتا ہے جو کسی بھی کلمے سے نہیں بنتا ہے مگر اس سے دوسرے کلمے بنتے ہیں. دوسرے کلمے کیا بنتے ہیں؟ مشتق اس سے بنتا ہے. یہ آپ کے سامنے مصدر ہے. میں نے مثال میں دے رکھی ہے جیسے کھانا، پینا، رونا، ہنسنا. جس کے بھی لفظ کے آخر میں نہ ہو وہ مصدر ہے. اب ہم اس کے بارے میں تفصیلات بیان کریں گے. فی الحال یہاں یوں سمجھیے کہ کھانا کا جو لفظ ہے وہ کسی بھی کلمے سے نہیں بنا ہے. اسی طریقے سے پینا کا جو لفظ ہے وہ کسی بھی کلمے سے بنا کر یہاں نہیں لایا گیا ہے. ایسے ہی رونا کا جو لفظ ہے یہ کسی بھی کلمے سے بن کر نہیں آیا یہاں پر. ایسے ہی ہنسنا کا جو ورڈ ہے وہ کسی بھی کلمے سے بن کر نہیں آیا بلکہ ماہرین زبان نے ان الفاظ کو اسی کے لیے ڈائریکٹ مقرر کیا اور بنایا ہے. تو یہ آپ کے سامنے میں مصدر ہے. اب سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ مصدر سے کیا نکلتے ہیں؟ خود تو کسی کلمے سے نہیں نکلا لیکن دوسرے کلمے سے کیا نکلتے ہیں؟ تو میں نے آپ کو ابھی بتلایا تھا کہ مصدر سے دوسرے کلمے جو نکلتے ہیں وہ مشتق نکلتا ہے. لیکن مشتق کی بات شروع کرنے سے پہلے ہم آپ کو یہاں بتاتے چلے ساتھ ہی ساتھ کہ کیا ہر ایسا لفظ جس کے آخر میں نہ ہو مصدر ہوتا ہے؟ تو اس پر ہم آپ کے سامنے میں دو باتیں رکھتے ہیں. یہ بات تو طے شدہ ہے کہ جس لفظ آخری میں نہ ہوگا وہ مصدر ہوگا. جس لفظ آخری میں نہ ہو وہ مصدر ہوگا. لیکن اس کے لیے دو شرطیں ہیں. یعنی ہم کسی بھی نہ والے لفظ کو مصدر کہیں گے تو اس کے لیے ہم دو شرطیں بیان کرتے ہیں. اگر وہ دونوں شرطیں اس میں پائی جائیں گی تب مصدر ہوگا. اگر وہ دونوں شرطیں نہیں پائی جائیں گی تو مصدر نہیں ہوگا. پہلی والی شرط، پہلے ہم آپ کو بتا دیں کہ نا والا لفظ جس کے آخری میں نہ ہو کسی بھی لفظ کے آخری میں تو وہ 95% مصدر ہی ہوگا. اس سے پتہ لگا کہ 5% ایسے بھی الفاظ آپ کے پاس ہو سکتا ہے آ جائیں، آپ کی نظروں کے سامنے، آپ کی نگاہوں کے سامنے آ جائیں کہ جس کے آخر میں نہ تو ہے پر وہ مصدر نہیں ہے. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا پھر ہمیں کیسے معلوم کہ وہ نہ والا جو لفظ ہے مصدر ہے یا نہیں ہے؟ تو اسی کو ہم معرفت حاصل کرنے کے لیے اور پہچان کرانے کے لیے دو شرطیں بیان کرتے ہیں. پہلی شرط یہ ہے کہ ہر ایسا لفظ جس کے آخر میں نہ ہو اس نہ والے لفظ سے ایسا لفظ بننا چاہیے جو لفظ ہمیں سمجھ میں بھی آتا ہو. مثال کے طور پر ہم نے یہاں لکھا کھانا. اب اس سے ہم دوسرا لفظ بنائیں گے تو آپ کو سمجھ میں اچھی طریقے سے آئے گا. مثال کے طور پر ہم نے لکھا کھانا سے کھانے والا. اسی طریقے سے ہم نے یہاں لکھا پینا. پینا سے ہم نے یہاں بنایا لفظ پینے والا یا پینے والی. پینے والی فیمیل ہے اور یہاں کھانے والی فیمیل کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو یا والا ہو یا والی ہو، بہرحال یہ کھانے والی ہے، کھانے والا، پینے والا یا پینے والی یہ نکلا ہے کسی نہ کسی ورڈ سے. کھانے والا کھانے والی کھانا سے نکلا، پینے والا پینے والی یہ پینا سے نکلا ہے.
तो पीना समझ में आता है, खाने वाला समझ में आता है, पीने वाली समझ में आता है। इसलिए पता ये चला कि जो हमने जिस ना वाले लफ्ज से कोई दूसरा लफ्ज बनाया और वो दूसरा लफ्ज आपको समझ में अच्छी तरीके से आ रहा है, तो ऐसा ना वाला लफ्ज जो है मस्दर होगा। ये आपके सामने में पहली बात मैंने बयान की। अब दूसरी वाली बात बयान करें, दूसरी शर्त क्या है। दूसरी शर्त यह है कि जिस लफ्ज के आखिर में ना हो, अगर इस ना को हटा दिया जाए तो फिर जितना लफ्ज बचेगा उतने बचे हुए लफ्ज से हमें बात समझ में आनी चाहिए जिसके अंदर में आर्डर दिया गया हो। यानी हमको ना को हटा देने के बाद जितना लफ्ज बचता है उस बचे हुए लफ्ज से हमें आर्डर का पता लगता हो, इंपरेटिव का पता लगता हो, इसको उर्दू बोलते हैं फेले अम्र का पता लगता हो। मिसाल हम आपको देते हैं, यहां मैंने यहां लिखा खाना। इस खाना से जब हमने ये ना को हटा दिया तो यहां पर बन गया, बच गया खा। ये खा के लफ्ज से पता लगता है कि हमें किसी काम के करने का आर्डर दिया जा रहा है, हुक्म दिया जा रहा है। इसी तरीके से हमने कहा पीना। पीना से हमने यहां पर ना को हटा दिया तो बच गया पी। इससे भी हमें बात समझ में आ रही है कि हमें किसी काम को करने के लिए कहा जा रहा है, किसी चीज को पीने के लिए कहा जा रहा है। ऐसे ही मैंने यहां लिखा लिखना। लिखना से लिख, ये लिख भी हमें बता रहा है लफ्ज कि हमें किसी काम को अंजाम देने के लिए कहा जा रहा है। तो इन शर्त याद रखें नाज़रीन किराम कि जिस लफ्ज के आखिर में ना हो वो ना अगर हटा दिया जाए तो इंपरेटिव बन जाए, या ना वाला ऐसा लफ्ज कि जिसे दूसरा लफ्ज बनाया जाए तो वो हमें समझ में आए। तो अगर ये दोनों बातें उसमें पाई जाएंगी तो फिर वो मस्दर होगा। अगर वो दोनों बातें नहीं पाई जाएंगी, दोनों शर्तें नहीं पाई जा रही है, तो फिर वो मस्दर नहीं होगा बल्कि वो जामिद चला जाएगा। अब एक और सवाल पैदा होता है, हमें कुछ ऐसी मिसालें भी दीजिए कि जिसके आखिर में ना हो और उससे हमने दूसरा लफ्ज बनाया फिर वो हमें समझ में ना आया। तो हम आपके सामने में वही बताइए देते हैं। नाज़रीन देखिए कि हमने यहां लिखा नाना। इस आखिर में नाना ये इसम है, लेकिन अगर हम वो दोनों शर्तें इस पर अगर फॉलो करते हैं, अप्लाई करते हैं, तो फिर वो दोनों शर्तें इस पर नहीं पाई जाएंगी। मिसाल के तौर पर हमने नाना में से एक ना को हटा दिया तो बच गया ना। ये ना जो बच रहा है, इस ना से हमें कोई भी इंपरेटिव लफ्ज का पता नहीं चलता है। यानी कोई ऐसी बात हमें इसमें नहीं हमें महसूस हो रही है जिसमें कहा गया हो कि ये काम को अंजाम दो, इंपरेटिव का नहीं पता चलता है। दूसरी शर्त यह कि नाना से अगर हमने कोई लफ्ज बनाया, नाना से हमने बनाया नाने वाला, तो नाज़रीन नाने वाला कोई लफ्ज ही नहीं होता है। तो इस मिसाल से आपने बखूबी समझ लिया कि हमने नाना वाले लफ्ज से जब बनाया कोई भी लफ्ज तो वो हमें समझ में नहीं आता है, या एक ना को हटा दिया गया तो हटा देने के बाद इंपरेटिव ही नहीं बनता है, तो पता ये चला कि नाना जो है ये मस्दर नहीं होगा। फिर ये वाला जो इसम है वो 5% में चला जाता है। तो फिर इसका नाम क्या देंगे? इसका नाम जो दिया जाएगा वो फिर जामिद की कैटेगरी में चला जाएगा, यानी ये जामिद है, मस्दर नहीं है। एक दो मिसाल और देता हूं। हमने यहां लिखा ताना, ऐसे ही हमने दूसरा लिखा बाना। ये ताना बाना वर्ड है, यानी ताना क्या क्या होता है, यानी जो कोई कपड़े वगैरह जो बुनने वाला जो होते हैं, फैक्ट्री होती है, उसके अंदर में कपड़ों के अंदर में दो चीजें होती है, एक इस तरह की लाइनें बनी होती है धागों की, और दूसरा ऐसे लाइनें बनी होती है। एक पोर्ट्रेट होता है, दूसरा जो है लैंडस्केप होता है। तो ये पोर्ट्रेट वाले को बोलते हैं ताना और लैंडस्केप वाले को बोलते हैं बाना। अब देखिए इसके लास्ट में नून अल ज़बर ना है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है क्या ये ताना और बाना मस्दर है? नहीं है। कैसे नहीं है? तो हम वो दो चीजें इस पर जो है वो अप्लाई करते हैं। नंबर एक ना को हटा दीजिए, एक ना को हटा देने के बाद जितना लफ्ज बचता है उससे हमें इंपरेटिव बनना चाहिए। चलिए हमने यहां पर हटा दिया, ना को हटा दिया।
अब बच गया ता, इससे कोई इंपेरेटिव लफ्ज नहीं बन पाया। ऐसे बाना में से मैंने ना को हटा दिया, इस ना को हटा देने से भी कोई इंपेरेटिव लफ्ज नहीं बन पाया। चलिए एक शब्द इस पर जो है वो अप्लाई नहीं हो पाया। दूसरी शर्त क्या थी कि उस ना वाले लफ्ज से हमने कोई जुमला, कोई लफ्ज बनाया, वो लफ्ज हमें समझ में आना चाहिए। अगर आता है समझ में तो फिर मस्दर की कैटेगरी में चला जाएगा, अगर हमें समझ में नहीं आता है तो फिर वो जामिद की कैटेगरी में चला जाएगा। अब देखिए हमने यहां लिखा ताना, ताना से हमने लिखा ताने वाला, ये ताने वाला कोई लफ्ज ही नहीं, तो पता चला कि ताना से जो लफ्ज हमने बनाया वो हमें समझ में आया ही नहीं, इसको किसी भी डिक्शनरी वालों ने अपनी डिक्शनरी में लिखा ही नहीं है, तो ये सब बेमाना लफ्ज है। इसलिए इसके अंदर में जो है ताने वाला जो हमें लफ्ज लिखा है, ये ताने वाला कोई लफ्ज ही नहीं होता है, तो ताना मस्दर नहीं होगा। अब एक और सवाल पैदा होता है कि ताने वाला तो एक लफ्ज होता है, ताना जैसे किसी को हम पान देते हैं, किसी को हम चिढ़ाते हैं, तो वो ताने देने वाला हुआ ना। तो याद रखें मेरे नाज़रीन किराम, जो ताना जो जिसको पाम के माना में इस्तेमाल किया गया है, वो जो लफ्ज है वो तोय आयन और नून से है। ताना, ये जिसको ताना बोलते हैं, ताना देने वाला, ये तो लफ्ज सही है, पर ये तोय से है और आइन है, और हमने जो भी आपको एग्जाम्पल में दिखाया था वो ताने वाला ऐसा है। ये वाला जो है कोई लफ्ज ही नहीं है, ये वाला लफ्ज है, पर ये इस पर हम बात आपके सामने में नहीं कर रहे हैं। हम जो बातें बतला रहे हैं वो इसके बारे में बता रहे हैं कि ताने वाला ताना से निकला है, पर ये ताने वाला लफ्ज जो है वो बेमाना लफ्ज है, इससे हमें बात समझ में नहीं आती है, तो इसलिए ताना मस्दर नहीं होगा। पता ये चला कि ताना, बाना, नाना ये सारे के सारे ऐसे इस्म है जिनका शुमार जो है वो जामिद की कैटेगरी से होगा, मस्दर की कैटेगरी से नहीं होगा। अब हमारे सामने जो है तीसरी वाली किस्म है, वो है मुश्तक। मुश्तक वो इस्म है जो मस्दर से निकला हो, मगर इससे दूसरे कलमे ना निकलते हो या ना बनते हो, यह है मुश्तक। मिसाल हम दे रहे हैं, जैसे खाने वाला, पीने वाला, पढ़ने वाला। नाज़रीन किराम आप देख रहे हैं एग्जाम्पल के अंदर में ये खाने वाला हमने लिखा, पीने वाला लिखा, पढ़ने वाला लिखा, ये वो इस्म है जो किसी कलमे से बनकर के आए हैं, पर खाने वाला जो इस्म है इससे दूसरा कलमा नहीं बनेगा। इसी तरीके से पीने वाला जो लफ्ज है इससे दूसरा लफ्ज नहीं बनेगा, पढ़ने वाला इसे दूसरा लफ्ज नहीं बनेगा। अब सवाल ही पैदा होता है कि ये खाने वाला कहां से निकला है। हमने यहाँ इससे पहले इशारा दिया था कि खाने वाला ये निकला है खाना से, पीने वाला निकला है पीना से, और पढ़ने वाला निकला है पढ़ना से। पता ये चला कि मुश्तक जो है ये मस्दर से निकल कर आता है, मुश्तक जो है मस्दर से बनता है, पर मुश्तक से कोई दूसरा लफ्ज नहीं बनता, कोई दूसरा कलिमा नहीं बनता, इसलिए ये मुश्तक है। इन शॉर्ट याद रखें खुलासे के तौर पर कि जामिद वो इस्म कहलाता है जो किसी कलमे से न बना हो और न उससे दूसरे कलमे बनते हो, जैसे जमीन, आसमान, चांद, सूरज, सितारे। इसी तरीके से मस्दर वो कलिमा कहलाता है या वो इस्म कहलाता है जो खुद किसी कलमे से ना बना हो मगर उससे दूसरे कलमे बनते हों, जैसे खाना, पीना, रोना, हंसना, जागना। और मुश्तक वो इस्म कहलाता है जो मस्दर से बना हो पर उससे दूसरे कलमे ना बनते हों, जैसे खाने वाला, पीने वाला, रोने वाला, हंसने वाला। तो नाज़रीन उम्मीद है कि आज का ये सबक अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो इंशाल्लाह फिर दोबारा ऐसे ही दूसरे अस्मा के साथ लेकर आपके सामने रूबरू होंगे। तो तब तक के लिए खुदा हाफिज।